सिर्फ 32 साल की एज, लेकिन इतनी बड़ी लेगेसी कि आज भी पूरी दुनिया उसका नाम रिस्पेक्ट के साथ लेती है। एक ऐसा किंग जिसने कभी कोई मेजर बैटल नहीं हारी, एक ऐसा वॉरियर जिसने अपनी सेना के साथ यूरोप से लेकर एशिया तक हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। लेकिन जब वो इंडिया पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। आखिर कौन था अलेक्जेंडर? क्या वो एक विजनरी लीडर था या फिर एक रूथलेस कॉन्करर? हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की पूरी कहानी। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। उस वक्त दुनिया वैसे कनेक्टेड नहीं थी जैसे आज है। ना कोई इंटरनेट, ना कोई मॉडर्न कंट्रीज। हर रीजन में किंगडम्स हुआ करते थे, जिसमें था पर्शियन एम्पायर। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि आज के ईरान, इराक, टर्की और सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्से इसके कंट्रोल में आते थे। और दूसरी तरफ था ग्रीस। लेकिन ग्रीस एक यूनाइटेड किंगडम नहीं था। इस एम्पायर में एथेंस, स्पार्टा और थीव जैसे सिटी स्टेट आपस में लड़ते रहते थे। इसी पॉलिटिकल चाउस के बीच एक किंगडम हुआ करता था, मैसिडोनिया। और इसी मैसिडोनिया से एक किंग निकला जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल दिया। 356 बीसीई मैसिडोनिया की कैपिटल पेला में अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। उसके फादर द किंग फिलिप, जो कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने मैसिडोनिया को एक पावरफुल किंगडम बना दिया। अलेक्जेंडर की मदर ओलंपियाज ये चाहती थी कि उनका बेटा एक हिस्ट्री का सबसे महान रूलर बने। बचपन से ही अलेक्जेंडर का ऑर्डिनरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। उसका सपना बाकी लोगों से बहुत बड़ा था। अलेक्जेंडर सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीख रहा था, वो नॉलेज भी कलेक्ट कर रहा था। उसके टीचर द एरिस्टोटल, जिन्हें हिस्ट्री का सबसे महान फिलोसोफर में से एक गिना जाता है, उन्होंने उसे फिलोसफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की नॉलेज दी। अलेक्जेंडर की एक खूबी उसे सबसे अलग बनाती है, फियरलेस। एक बार एक जंगली घोड़ा किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। लोगों ने सोचा कि ये घोड़ा खराब है, लेकिन अलेक्जेंडर ने ऑब्जर्व किया कि वो घोड़ा अपनी ही शैडो से डर रहा है और उसने उस घोड़े को सन की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर में घोड़ा शांत हो गया और उस पर वह बैठकर सवारी करने लगा। अलेक्जेंडर के इस टैलेंट को देखकर उसके फादर द किंग फिलिप ने कहा कि मैसिडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें और भी बड़ा किंगडम अपने लिए ढूंढना चाहिए। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि अलेक्जेंडर इतने कम समय में अपने लिए एक नया और बड़ा किंगडम ढूंढ लेगा। मैसिडोनिया में एक रॉयल सेलिब्रेशन चल रहा था और इसी सेलिब्रेशन के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मैसिडोनिया को बदल दिया। किंग फिलिप की हत्या कर दी गई। आज भी ये हिस्टोरियन के बीच डिबेट का टॉपिक है कि किंग फिलिप की हत्या के पीछे कोई पर्सनल रिवेंज था या फिर कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। इस घटना के बाद पूरा मैसिडोनिया अनसर्टेनिटी में चला गया और इसी वक्त सिर्फ 20 साल की एज में अलेक्जेंडर ने मैसिडोनिया की कमान संभाली। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय था कि आखिर 20 साल का लड़का इतने बड़े किंगडम की कमान कैसे संभालेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये 20 साल का लड़का आगे चल के पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल, डेंजरस मिलिट्री कमांडर बनेगा। जैसे ही किंग फिलिप के डेथ की खबर फैली, ग्रीस ने सोचा कि मैसिडोनिया अब कमजोर हो चुका है और उन्हें लगा कि एक 20 साल का लड़का उन्हें नहीं हरा पाएगा। यही देखकर ग्रीस के कई सिटी स्टेट जैसे एथेंस और थीब्स ने रेबिलियन शुरू कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर ने बिजली की रफ्तार से अपनी सेना को इकट्ठा करा और ग्रीस की तरफ मार्च कर दिया। अलेक्जेंडर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ग्रीस के कई सिटी स्टेट्स ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। लेकिन एक ग्रुप अभी भी था जो झुकना नहीं चाहता था, वो था थीब्स। अलेक्जेंडर ने थीब्स को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही दिनों में किले की दीवारों को तोड़कर अलेक्जेंडर की सेना अंदर घुस गई। हजारों लोगों को मारा गया, लाखों को गुलाम बनाया गया। आज भी ये डिसीजन हिस्टोरियन के बीच एक डिबेट का इशू है। लेकिन अलेक्जेंडर का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, जो भी मैसिडोनिया के खिलाफ विद्रोह करेगा उसका अंजाम थीब्स के जैसा होगा। यही देखकर ग्रीस के सभी स्टेट्स ने कुछ ही सालों में अलेक्जेंडर की रूलिंग को एक्सेप्ट किया। अब ग्रीस अलेक्जेंडर के कंट्रोल में था, लेकिन अलेक्जेंडर का टारगेट कुछ और था। अलेक्जेंडर के फादर का सपना था पर्शियन एम्पायर को हराना। पर्शियन एम्पायर उस वक्त का सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। पर्शिया के पास लाखों की पॉपुलेशन और बेहतरीन रिसोर्सेज थे। कुछ लोगों ने अलेक्जेंडर को सलाह दी थी कि पर्शियन एम्पायर से टकराना सुसाइड के बराबर है, लेकिन अलेक्जेंडर के लिए इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड था। 334 बीसीई अलेक्जेंडर 40,000 सोल्जर्स के साथ एशिया की तरफ निकल पड़ा। एशिया पहुंचते ही अलेक्जेंडर का सामना पर्शियन आर्मी से ग्रेनिकस रिवर के पास हुआ। रिवर पार करते वक्त अटैक करना एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन अलेक्जेंडर ने वही किया जो कोई कमांडर सोच भी नहीं सकता था। अलेक्जेंडर ने खुद अपनी कैवेलरी को लीड किया और सबसे पहले अटैक किया। काफी लंबे खूनी संघर्ष के बाद पहली बार पर्शियन आर्मी को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये वॉर एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक साइन था। इस दुनिया में एक और नया कॉन्करर आ चुका है। ग्रेनिकस की जीत के बाद अलेक्जेंडर का नाम पूरे एशिया में फैल चुका था, लेकिन अब अलेक्जेंडर का सामना एशिया के सबसे बड़े एम्पायर के सबसे बड़े एम्परर से होने वाला था, किंग दारिस।
दारिस के पास अलेक्जेंडर से बेहतरीन रिसोर्सेज और काफी बड़ी सेना थी। दारिस को लगता था कि एक जवान मैसिडोनियन किंग उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही लिखना चाहती थी। ईसस नाम की जगह पर दोनों आर्मीज आमने सामने आई। नंबर्स के हिसाब से किंग दारिस को एडवांटेज था, लेकिन अलेक्जेंडर ने बैटलफील्ड को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। अलेक्जेंडर ने एक ऐसा नैरो पाथ चुना जहां पर पर्शियन आर्मी अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। अलेक्जेंडर सीधा धीरे धीरे दारिस के पास पहुंच गया। अलेक्जेंडर को अपने इतना करीब देख किंग दारिस घबरा गया और बैटलफील्ड छोड़ के भाग गया। अपने एम्परर को ऐसे भागते देख पर्शियन आर्मी का मोरल टूटने से अलेक्जेंडर की एक हिस्टोरिकल जीत हुई। ईसस की जीत के बाद ज्यादातर सिटीज अलेक्जेंडर से लड़ना नहीं चाहती थी। उन सभी ने अलेक्जेंडर के सामने हथियार डाल दिए थे, लेकिन अभी भी एक सिटीज थी जो झुकना नहीं चाहती थी, टायर। ये सिटी समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पे चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। इस सिटी की दीवारें इतनी मजबूत थी कि लोगों को लगता था कि इस सिटी को जीतना नामुमकिन है। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक ऐसी वॉर स्ट्रेटेजी अपनाई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अलेक्जेंडर ने मेन लैंड से आइलैंड तक समुद्र में मिट्टी और पत्थर डलवा के रोड बनवाई। कुछ ही महीनों की मेहनत के अंदर अलेक्जेंडर की आर्मी किले की दीवारों तक पहुंच गई और इस सिटी पर भी जीत हासिल कर ली गई। टायर सिटी पर जीत हासिल करने के बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट पहुंचा, जहां पर उसका स्वागत एक लिबरेटर की तरह किया गया। और हैरानी की बात यह थी कि अलेक्जेंडर पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाए गए। इजिप्ट में अलेक्जेंडर के लिए एक रिस्पेक्टेड टाइटल भी डिक्लेयर करा गया, फेरो। कुछ ही दिनों में अलेक्जेंडर ने मेडिटेरियन आइलैंड पे एक सिटी बनवाई, नाम रखा अलेक्जेंड्रिया। आगे चल के ये सिटी साइंस, एजुकेशन और ट्रेड का सेंटर बनी। आज भी ये सिटी इजिप्ट में काफी फेमस सिटी के रूप में जानी जाती है। 331 BCE एक बार फिर से किंग दारिस ने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और अलेक्जेंडर से युद्ध करना चाहा। इस बार किंग दारिस को लगता था कि अलेक्जेंडर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दारिस के पास काफी सारे वॉर चैरियट्स और हजारों की सेना थी। दारिस ने इस बार वॉर के लिए ओपन फील्ड को चुना, लेकिन अलेक्जेंडर ने फिर से एक ऐसी वॉर स्ट्रेटजी अपनाई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले अपनी कैवेलरी को लीड किया और सेना के बीच एक गैप क्रिएट किया, जिससे वे सीधा किंग दारिस पर हमला कर सके। इस बार किंग दारिस की बहुत बुरी तरह हार हुई और उसकी हार के साथ ही पर्सिया की तकदीर भी बदल गई। अलेक्जेंडर के पास बेबीलोन, सूसा और परस्पोलिस जैसे शानदार शहरों का कंट्रोल आ गया। ये लड़ाई सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एशिया के सबसे बड़े एम्पायर की इज्जत पर एक झटका था। सिर्फ 25 साल की एज में अलेक्जेंडर दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का रूलर बन चुका था। पर्शियन एम्पायर को जीतने के बाद ज्यादातर वॉरियर रुक जाया करते थे, लेकिन अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग दुनिया जीतने का मतलब यह था कि जहां तक उसकी सेना पहुंच सके। 326 BCE अलेक्जेंडर ने एक ऐसे देश की तरफ अपनी सेना के साथ मार्च किया जिसके बारे में ग्रीस फिलोसोफर बात किया करते थे। जिस सभ्यता की दौलत के बारे में उसने बचपन से सुना था, वो था भारत। अलेक्जेंडर हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक पहुंचा, जहां पे उसे नए मौसम, नई नदियां, नए जंगल और ऐसे वॉरियर जो पर्शियन आर्मी से बिल्कुल अलग तरह से लड़ा करते थे का सामना करना था। अलेक्जेंडर भारत पहुंचते ही सबसे पहले तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला उस समय नॉलेज और ट्रेड का हब हुआ करता था। भारत के एक किंग राजा अंबी ने अलेक्जेंडर के साथ अलायंस करना चूज किया और उन्हें अपना सपोर्ट भी ऑफर किया, लेकिन भारत के सभी राजाओं का डिसीजन एक जैसा नहीं था। भारत में एक ऐसे राजा थे जो अलेक्जेंडर के सामने झुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध करने का निर्णय लिया। नाम था राजा पोरस। हेडास्पियस रिवर, जिसे आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, यहीं पर अलेक्जेंडर की जिंदगी की सबसे मुश्किल बैटल हुई। एक तरफ थी अलेक्जेंडर की एक्सपीरियंस मैसिडोनियन आर्मी और दूसरी तरफ थी राजा पोरस की सेना। लेकिन राजा पोरस के पास एक ऐसी चीज थी जो कभी अलेक्जेंडर ने देखी भी नहीं थी, वो थे वॉर एलिफेंट्स। बारिश होने के कारण युद्ध का मैदान कीचड़ भरा होने से युद्ध करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। झेलम नदी अपने पूरे उफान पर थी। नदी पार करके युद्ध करना एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी सेना का एक छोटा सा हिस्सा लेकर रात के अंधेरे में ही नदी पार करने का सोचा। सुबह होते ही युद्ध शुरू हो गया। घंटों तक तलवारें टकराती रहीं, तीर बरसते रहे और हाथी युद्ध के मैदान में अफरा तफरी मचाते रहे। दोनों तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। आखिरकार वो पल आ ही गया जब किसी एक तरफ की सेना को जीतना था। इस बैटल के ऊपर आज भी हिस्टोरियन के बीच डिबेट होती है। अगर हम अवेलेबल रिसोर्सेज को देखें तो ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि बैटल ऑफ हेडास्पियस में अलेक्जेंडर की टैक्टिकल विक्ट्री हुई और बैटल के बाद राजा पोरस को कैप्चर कर लिया गया था। अलग अलग रिसोर्सेज में थोड़ा डिफरेंस मिलता है, लेकिन एक बात हर रिसोर्सेज में सेम मिलती है। जब अलेक्जेंडर ने राजा पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, राजा पोरस ने कहा एक राजा के जैसा। राजा पोरस की बहादुरी और यह बात सुनकर अलेक्जेंडर काफी इम्प्रेस हुआ।
और उसने राजा पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टेरिटरीज भी। हडास्पिस के युद्ध के बाद भी अलेक्जेंडर पूरे भारत को जीत नहीं पाया। जब वह ब्यास नदी तक पहुंचा तो सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर की सेना लगातार चले युद्ध के कारण थक चुकी थी और उन्हें डर था कि आगे और भी शक्तिशाली भारतीय राजाओं का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि राजा पोरस ही बैटल ऑफ हडास्पी के विनर थे। तो अगर हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो अलेक्जेंडर ने युद्ध जीता, लेकिन राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को ऐसी जबरदस्त टक्कर दी कि वो उनका सामना करने पे मजबूर हो गया, जिसके कारण अलेक्जेंडर का भारत जीतने का सपना वहीं खत्म हो गया। इसलिए सच को सिर्फ एक लाइन में नहीं समझा जा सकता। हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की टैक्टिकल विक्ट्री हुई, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी ने उन्हें दुनिया के सबसे महान योद्धाओं के बीच जगह दिलाई। अलेक्जेंडर दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म हो गया। अब शुरू होने वाला था अलेक्जेंडर की जिंदगी का आखिरी चैप्टर, जिसमें ना ही कोई बैटलफील्ड और ना ही कोई दुश्मन। इंडिया से लौटने का सफर जीत के बाद की सेलिब्रेशन नहीं था। वापस लौटते समय अलेक्जेंडर ने गेड्रोसियन डिजर्ट को पार करना ठीक समझा, लेकिन ये अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। तपती गर्मी, पानी की कमी और भूख के कारण काफी सारे सोल्जर्स जो युद्ध के मैदान में नहीं हारे, वो यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे। जब अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचा तो उसकी सेना जीत चुकी थी, लेकिन काफी कुछ खो भी चुकी थी। अलेक्जेंडर काफी बीमार पड़ चुका था और सिर्फ 32 साल की एज में उसने उस दुनिया को अलविदा कह दिया। अलेक्जेंडर की डेथ पर आज भी हिस्टोरियन के बीच डिबेट है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि अलेक्जेंडर की डेथ का कारण इन्फेक्शन या फिर कोई बीमारी थी, लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि अलेक्जेंडर को पॉइजन दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी एक थ्योरी पे सहमति नहीं बनी। एक बात तो बिल्कुल सच है, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, उसे मौत ने बिना किसी बैटलफील्ड के हरा दिया। किसी को भी नहीं पता था सिर्फ 32 साल की एज में दुनिया का इतना बड़ा कॉन्करर इस दुनिया को अलविदा कह देगा। अलेक्जेंडर ने इतना बड़ा एम्पायर तो बना लिया था, लेकिन कोई क्लियर सक्सेसर नहीं छोड़ा। अलेक्जेंडर के जाने के बाद उसके जनरल, जिन्हें डियाउची कहा जाता है, आपस में लड़ने लगे और कुछ ही सालों में अलेक्जेंडर का एम्पायर सीरिया, मैसिडोनिया, इजिप्ट जैसे कई हिस्सों में टूट गया। एक इंसान ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ सालों तक भी वह एम्पायर नहीं टिक सका। अलेक्जेंडर को द ग्रेट अलेक्जेंडर क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने काफी सारी कंट्रीज जीती, या इसलिए क्योंकि उसने काफी सारी सिविलाइजेशंस को आपस में कनेक्ट किया? अलेक्जेंडर के बाद ग्रीक लैंग्वेज, साइंस, आर्किटेक्चर और काफी सारे कल्चर पूरी दुनिया तक पहुंचे, लेकिन हर कॉन्करर की तरह उसके कारण हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसीलिए अलेक्जेंडर की इमेज को लेकर हिस्टोरियन के बीच ये टॉपिक आज भी एक डिबेट का इशू है। कुछ हिस्टोरियन अलेक्जेंडर को एक विजनरी लीडर की तरह देखते हैं, वहीं कुछ हिस्टोरियन का यह भी मानना है कि अलेक्जेंडर एक रूथलेस कॉन्करर था। शायद सच इन दोनों के बीच में ही है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आखिर वाकई सच में अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग था या फिर एक एम्बिशियस कॉन्करर। और इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।